हेलो दोस्तों, द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज रोलिंग वार्जिंग हमारा टॉपिक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में कैसे इफेक्ट डालता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो रोलिंग मार्जिन का डिफिनेशन देख लेते हैं। रोलिंग मार्जिन इज डिफाइन ए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वेट ऑफ स्टील एंड नॉमिनल वेट ऑफ स्टील। दोस्तों, आप यहाँ पे सोचेंगे कि एक्चुअल वेट क्या होता है, नॉमिनल वेट क्या होता है। तो एक्चुअल वेट वो हुआ है कि जो हमारा साइड पे आया, जैसे कि सरिया आया 32 mm का, तो उसको 1 मीटर काट के वेट करेंगे, ठीक। उसके बाद से जो नॉमिनल वेट होता है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो वेट होता है रनिंग मीटर, जो इस फार्मूला से निकालते हैं, D²/162। और डी ये क्या है, डायमीटर ऑफ बार होता है, वो भी mm में हुआ। तो जैसे कि 32 mm का है तो 32 × 32/162 तो करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ये हमारा नॉमिनल वेट हुआ, मतलब स्टैंडर्ड वेट। जो एक्चुअल वेट है, जो साइड पे आया है उसका वेट, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ डिफरेंस तो निकलेगा ना। तो ये जो डिफरेंस ही होता है वो रोलिंग मार्जिन होता है। तो ये हम रोलिंग मार्जिन को एग्जाम्पल से समझेंगे, जो हमने नीचे एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल से समझेंगे। और कितने परसेंट से, मतलब कितना परसेंट नॉमिनल वेट है ना, कितना परसेंट इसके अप या डाउन जाए तो हम रोलिंग मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ये भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों, रोलिंग मार्जिन को इट इज आल्सो नोन एज टॉलरेंस इन नॉमिनल मास। तो इसको टॉलरेंस इन नॉमिनल मास के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो ये टॉलरेंस इन नॉमिनल मास ही होता है, ना कि रोलिंग मार्जिन होता है, ठीक। ये इनविजुअल लॉस ऑफ कंट्रैक्टर आकर, इसके कारण जो इनविजुअल लॉस होता है कंट्रैक्टर को होता है, जो कि वो दिखाई नहीं देता है। ये भी एग्जाम्पल से समझेंगे। द इनविजुअल लॉस अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो दोस्तों, अब ये हमारा एग्जाम्पल आ गया। सपोज करिए कि हमें साइड पे 1000 मीटर लेंथ स्टील चाहिए, ठीक। हमें नेसेसरी है 1000 मीटर लेंथ स्टील की, जो कि उसकी डाया है 32 mm, ठीक। तो हम नॉमिनल वेट मतलब स्टैंडर्ड वेट जो निकालेंगे, वो फार्मूला ऊपर बताया था ना, D²/162। और 32 mm डाया का, तो 32 का स्क्वायर बाई 162। तो हमारा जो वेट आया रनिंग मीटर में 6.32 kg आया, मतलब स्टैंडर्ड वेट हुआ, मतलब नॉमिनल वेट। तो इसके हिसाब से 6.32 इज स्टैंडर्ड वेट पर मीटर ऑफ 32 mm डाया स्टील बार। अब आते हैं कि 1000 मीटर के लिए कितना वेट मंगाना पड़ेगा हमें, मतलब कितना kg मंगाना पड़ेगा। तो वेट ऑफ 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इंटू 6.32, मतलब 6.32 क्या, 1 मीटर सरिया जो है, 1 मीटर सरिया लंबा है, उसका 32 mm डाया स्टील का वेट है 6.32। तो 1000 से गुणा करने पर 6320 kg आया। मतलब हम 1000 मीटर सरिया मंगाए, 1000 मीटर लंबा सरिया 32 mm का, तो उसका वजन 6320 हुआ। लेकिन सपोज करो कि जो स्टील हम मंगाए, सपोज वेट ऑफ स्टील दैट कम साइट इज 4% मोर देन स्टैंडर्ड यूनिट वेट ऑफ स्टील। जो स्टैंडर्ड यूनिट वेट ऑफ स्टील है, वो जो साइड पे आया हुआ है उससे 4% ज़्यादा है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो अब जो एक्चुअल वेट हो गया सरिया का 6.32 प्लस 4% ऑफ 6.32, तो हमारा जो वेट आया निकल के आया 6.57 kg, ठीक। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना वेरी है। इसका 6.32 है, निकला 4% ज़्यादा होने के कारण 6.57 kg, इतना हमें वेट ज़्यादा निकला। तो देखते हैं हम लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल स्टील बार निकालेंगे, जो टोटल वेट, जो एक्चुअल वेट नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वेट था 6320 kg था, ठीक। तो उसमें हम 6.57 से जो एक्चुअल वेट है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल लेंथ साइड पे जो आया वो 961.95 मीटर ही आया, जबकि हमको 1000 मीटर चाहिए। लेकिन साइड पर हमें कितना आया,
961.95 मीटर। तो जो इनविजिबल लॉस हुआ हमें 1000 मीटर माइनस 961.95 मतलब 38.05 मीटर का हमें लॉस हुआ। दोस्तों यही लॉस इनविजिबल लॉस हुआ। ये यदि ध्यान ना दिया जाए तो कंट्रैक्टर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो रोलिंग मार्जिन जो होता है कब हमें नेसेसरी हो जाता है निकालना। जो रोलिंग मार्जिन है ये फॉलोइंग, ये जो यूनिट वेट से एबोव होने लगे, ये जो लिमिट दे रखा है नीचे उससे ज़्यादा होने लगे तो हम रोलिंग मार्जिन निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए अप टू 10 mm डाया मतलब 6 mm 8 mm 10 mm जो डाया है वो स्टील हमने मंगाया, उसका यूनिट वेट प्लस माइनस मतलब 60% से ज़्यादा हो और 60% से यदि नीचे हो जाने लगे तो हम ये रोलिंग मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और 12 से 16 mm मतलब 12 mm 16 mm की जो डाया है उसके लिए प्लस माइनस 5% तक चलता है। रोलिंग मार्जिन इससे ऊपर जाए तो रोलिंग मार्जिन हमें निकालना पड़ता है। और 20 mm डाया एंड एबोव 20 mm डायामीटर, 20 mm डाया से लेके उसके ऊपर तक जो डाया स्टील होती है उसमें हम रोलिंग मार्जिन जब प्लस माइनस 3% होने लगे ये नेसेसरी हो जाता है हमें रोलिंग मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए ओवरवेट स्टील और अंडरवेट स्टील, ये दो टर्म आती है दोस्तों। तो ओवरवेट स्टील के केस में जब हमारा स्टैंडर्ड वेट स्टील है ना उससे एक्चुअल स्टील का जो वज़न है वो ज़्यादा हो जाए तो ओवरवेट में आएगा। ओवरवेट में कंट्रैक्टर को हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। और ये यहाँ पे जो कंपनी स्टील बनाती है उन लोग को फ़ायदा होता है। अंडरवेट स्टील में क्या हुआ, अंडर स्टील में ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड वेट है ना जो साइड पे आया है वेट स्टील का जो निकालेंगे तो स्टैंडर्ड वेट से कम आता है। मतलब स्टैंडर्ड वेट आपका 6.32 आया 32 mm का, तो जो साइड पे आया सरिया उसका 6 kg हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कंट्रैक्टर को प्रॉफिट हुआ। तो अंडरवेट में हमेशा प्रॉफिट होता है, ओवरवेट स्टील में हमेशा लॉस होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रोलिंग मार्जिन का समझ गए होंगे एग्जाम्पल से।